वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है और हम सब लोग जो एसवी बख्शी की सीरीज़ कर रहे हैं, आज एक्सरसाइज आई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर देखते हैं कि हमें डबल फिलर मिला हुआ है और एक एक करके जो आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं आपने बहुत ही अच्छे से नोट कर रखा है, तो आपको बड़ी हेल्प मिल रही होगी। पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू डैश द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आंसर हमारा पहला नेसेसरी है, फिर हमारा लॉज है, फिर बाइंडिंग है, फिर पे है, ऑब्लिगेटरी, सबमिट और पॉसिबल रेमिट। तो हम जरा मीनिंग की बात करें, क्योंकि मीनिंग से ही हमारे बेस्ट आंसर होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है लॉज, तो लॉज कंप्लेन होता है। ठीक है, शिकायत दर्ज करने के लिए स्पेलिंग जो होती है लॉज होती है, तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिए, लॉज कंप्लेन। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आया हुआ है बाइंडिंग, तो बाइंडिंग जोड़ना होता है, लेकिन एक और इसका अर्थ होता है बाध्य करना। ठीक है, तो मेक नेसेसरी टू डू समथिंग, किसी चीज़ को अनिवार्य रूप से करवाना। और सी नंबर पे ऑब्लिगेटरी, तो ऑब्लिगेटरी का जो मीन होता है वो होता है कंपल्सरी। जो हमारे बाई लॉज इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके लिए हम ऑब्लिगेटरी कहते हैं, अगर ना हो तो आपको ऑब्लिगेशंस कर्तव्य के बारे में मीनिंग मालूम है। अच्छा, डी नंबर पे जो सेकंड वर्ड है रेमिट, तो रेमिट द मनी का मतलब होता है पैसा वापस करना। ठीक है, आपने स्पेंड किया और आपने बताया कि इतना पैसा खर्च हुआ, तो वो आपको अमाउंट दे दिया गया, तो रेमिटेड द अमाउंट। ओके डन। तो आंसर हमारा जो इसमें आ रहा है वो आपका पहले का सी है। तो इट इज ऑब्लिगेटरी, ये एक तरह से कर्तव्य वाला है सभी टैक्स प्लेयर के लिए, पेयर के लिए। और क्या है कि सबमिट करें, मतलब जमा कर दें टैक्स को और टैक्स रिटर्न को टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओके डन है। ठीक, सेकंड आते हैं, द डैश वॉज ग्लोरी लीड है बट टू द, जो भी है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है सी। और ये एक कविता की लाइन है और आपको बताया है जैसे प्रोवर्ब है या आपकी एक पोएट्री लाइन होती है, उसमें आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं करते हो, क्योंकि वो एक कहावत बन जाती है, एक फिक्स्ड आइडियाज़ हो जाते हैं, उसको आप डिफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, बनने को आपसे कुछ भी बन सकता है, जैसे आप कहें ये भी सही वो भी सही, मगर एक आपका स्टैंजा रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, बहुत ही फेमस आपकी एलिजी है, उसकी एक बेस्ट लाइन है कि जो जीवन की ग्लोरी का रास्ता है वो जाता है कहाँ, लेकिन कब्र की ओर। यानी जीवन में अंततः जो फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ है वो आपका ग्रेव ही होता है, इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक, मीनिंग की बात करते हैं तो बी का जो सेकंड वर्ड लिखा हुआ है प्रॉस्पेरिटी, जिसका अर्थ होता है समृद्धि। और ये सेकंड सफरिंग जो लिखा हुआ है, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट सहना। ठीक, सी नंबर पे आते हैं, लिखा है कोलेस्ट्रॉल हैज़ लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड, मतलब बहुत लंबे समय आइडेंटिफाइड, पहचाना गया है एज अ साइलेंट किलर। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पेशेंट हैज़, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके पास कोई भी क्या नहीं होता है। तो हमारे पास दो अच्छे से वर्ड हैं, वो है आइडिया और इन्फॉर्मेशन। मतलब आप ऐसे वर्ड है जो आपसे मुंह से निकलेगा। तो पेशेंट है नो आइडिया, उसको कोई विचार नहीं होता है, और नो इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं होती है, ऑफ द डेंजर, उस खतरे के बारे में, फ्रीली डैश हिज सिस्टम, जो उसके सिस्टम को क्या कर रहा है। तो इनफैक्ट सिस्टम और इन्वेडिंग सिस्टम, इन दोनों पे हम बात करें तो जो थर्ड का जो ऑप्शन जा रहा है वो आपका है सी। ठीक है, इन्वेडिंग मतलब हो गया उसके सिस्टम पर वो हमला कर रहा है। हाँ, इनफैक्ट समथिंग का मतलब हो गया कि प्रभाव डालना, वो होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करना। और चूंकि सेंस में आपका किलर वर्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा, मीनिंग आपको लगेगा इन्फैक्टिंग ही आपका बेस्ट है, क्योंकि पेपर टाइम पे जो फर्स्ट माइंड होता है वही हमें लगता है, दूसरे पे हम सोच भी नहीं पाते कि ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, साइलेंट किलर का किलर का ही सेंस हो गया कि वो छोटा प्रभाव नहीं डाल रहा है बल्कि बड़ा प्रभाव डाल रहा है। तो इस बड़े प्रभाव के कॉन्सेप्ट के लिए आपका आंसर हो जाएगा इनवेडिंग। ओके डन है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी बात नहीं है, पेपर के ऑप्शन की बात है। फिर आ जाते हैं,
इसमें डी नंबर पे पहला वर्ड लिखा इंक्लिंग। इंक्लिंग करना मतलब होता है संकेत देना या हिंट करना, और ट्रेवर्स करना मतलब होता है ट्रैवल करना, एक लंबी यात्रा करना, गो ट्रैवल या अक्रॉस समथिंग, किसी चीज़ को पार करना ना, उसके लिए आपका ट्रैवर्स आता है। ओके डन है। तो थर्ड का आंसर आपका सी है। फिर आपका फोर्थ पढ़ते हैं, सिंथेटिक मील। सिंथेटिक मील बराबर नकली मील होता है, सॉरी मिल्क है, दूध है, और डैश रियल मिल्क, यानी सिंथेटिक बनावटी जो दूध होता है वो रियल मिल्क की जगह क्या होता है। अब देखते हैं, इन ऑल एक्सेप्ट, सिवाय, टेस्ट और न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ के। तो अब इसमें जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो सारे वर्ड, जैसे पहला लिखा है रिसेम्बल्स, मतलब होता है मिलना जुलना, शकल मिलना। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट करना मतलब होता है छोड़ देना, ठीक। फिर आपका सी नंबर पे कॉपीज। कॉपी मतलब हो गया उस चीज़ की हूबहू नकल करना। मार्क्स करना मतलब होता है विशिष्ट रूप से पहचान करना, निशान डालना, ठीक है। तो आंसर सबका बन चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आंसर फर्स्ट है कि सिंथेटिक मिल्क जो होता है वो रियल मिल्क की तरह दिखता है। और इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो एक फ्रेज ही होता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जिसका अर्थ होता है हर तरह से, या हम कह दें कंप्लीटली या टोटली, ऑल पर्सपेक्टिव या ऑल पॉसिबल वे, ठीक है। तो आंसर हमारा आपका फर्स्ट हो गया। अच्छा, एग्जेम्प्ट मतलब एग्जेम्प्ट टैक्स बता देता हूँ, तो इसका मतलब होता है कर से छूट प्राप्त होना। ओके डन रखें। चलो फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं, लिखा है इफ़ वी डू नॉट टेक, अगर हम लोग टेक नहीं करेंगे किस चीज़ का ध्यान, इन आर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का, तो वी विल हैव टू डैश ग्रेव प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग क्या नहीं करते हैं तो हमें होगा, तो पांचवें का जो ऑप्शन है वो सेकंड है कि प्रॉपर केयर इन आवर इंडस्ट्री, अगर हम सही से देखभाल नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री का तो वी विल हैव टू फेस अ ग्रेव प्रॉब्लम, तो हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। अच्छा, एक और ऑप्शन करें तो अगर इसमें सी वर्ड भी बन जाए तो वो नियरेस्ट है। अगर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, ना प्रॉपर ना फेस, तो आपका तब आंसर आपका सी बन सकता है। कैसे, जरा पढ़ देता हूँ। तो लिखा इफ़ वी डू नॉट टेक एडिक्वेट केयर, अगर हमने पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया इन आवर इंडस्ट्री, अपने इंडस्ट्री में, तो क्या होगा, वी विल हैव टू कैच अ ग्रेव प्रॉब्लम। तो कैच अ प्रॉब्लम भी आपका एक फ्रेज होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाई चांस इन अनदर एग्जाम्पल इफ़ यू फाइंड, तो यू कैन आंसर देयर, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ के बारे में बेसिकली जानकारी दी जा रही है। अच्छा, और ऑप्शन की हम बात करते हैं तो नॉर्मल मालूम है, एक्सपीरियंस मालूम है। हाँ, डी नंबर पे अच्छे वर्ड आए हैं, इंटेंसिव। जैसे आपका एक वर्ड होता है ना आईसीयू, तो आईसीयू का अगर फुल फॉर्म करें तो इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी गहन रूप से केयर देखभाल करने वाली यूनिट यानी इकाई, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत ही प्रेशराइज वे में कार्य को करना। और एग्रेवेट करना मतलब होता है और गंभीर बना देना या उस चीज़ को और अधिक बढ़ा देना। मीनिंग इसकी भी ये बता दी गई है, इसकी भी दोबारा सुन करके इसको नोट कर सकते हैं। 6 नंबर पे सी शिफ्टेड, ध्यान रहे शिफ्टेड जब भी आता है तो मतलब होता है हस्तांतरित करना। तो हस्तांतरित करना एक ग्रामेटिकली पॉइंट मैं बताना जा रहा हूँ, वो ये है कि इसके बाद हमेशा टू लगेगा। क्यों, शिफ्टेड मतलब हटाया, और टू मतलब को, अगर हटाया तो कहीं ना कहीं तो प्लेसिंग किया होगा, तो जिस जगह उसकी प्लेसिंग किया जाता है उसको शो करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ही शिफ्टेड टू हिज, वह शिफ्ट हो गया कहाँ, अपने लेट पेरेंट्स के हाउस पर। नॉट बिकॉज ऑफ द, किस वजह से नहीं, तो इट प्रोवाइडेड, बट फॉर, बल्कि, फॉर, प्योरली, पूरी तरह से, डैश रीजन्स। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर पे लिखा हुआ है वैल्यू और मॉनेटरी। तो मॉनेटरी मतलब हो गया पैसे, यानी मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब हो गया पैसे का लाभ। डी नंबर पे लिखा है कंफर्ट्स, आराम के लिए, और पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत कारण। पढ़ने में तो दोनों अच्छे लगे, ठीक है, मगर इसका जो आंसर है आपका पहला है। कैसे, जरा पढ़ लेते हैं कि वह शिफ्ट हो गया है लेट पेरेंट्स के हाउस में, नॉट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, इसलिए नहीं कि वहाँ सुविधाजनक था, है ना। इट प्रोवाइडेड, यहाँ देखिए कन्वीनियंस इट प्रोवाइडेड,
ये जो आंसर बना हुआ है वो आपका इससे रिलेशन की वजह से बना है। वैल्यू इट प्रोवाइडेड या कंफर्ट्स इट प्रोवाइडेड, अब ये बन सकता था आपका, ठीक है। तो आप ध्यान दें, अगर हमने लिखा बिकॉज ऑफ कंफर्ट्स, तो कंफर्ट्स की कंडीशन पे इट प्रोवाइडेड ये ना हो करके कुछ और बनना चाहिए, कन्वीनियंस सुविधा ये देता है, ठीक है। फिर है बट फॉर प्योरली, बल्कि उसके किसकी वजह से, सेंटिमेंटल यानी भावनात्मक रीजंस, कारणों की वजह से। ओके डन है। अच्छा, बी नंबर का जो सेकंड ऑप्शन है एस्थेटिक, तो ये सौंदर्य से रिलेटेड है, यानी रिलेटेड टू ब्यूटी, किसी भी चीज़ की जो बेसिक क्वालिटी होती है, जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो उसकी मधुरता, उसका जो संदेश होता है जो वो आपका एस्थेटिक होता है। पेंटिंग को देखते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो होता है वो उसकी एस्थेटिक क्वालिटी होती है। तो जो ब्यूटी होती है, प्योरिटी ऑफ ब्यूटी, किस चीज़ की, जो उस चीज़ से बना हुआ है, उसी को हम एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, अगर हमने CS लगा दिया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के तौर पर। 7 नंबर पे आते हैं, तो लिखा है सम पीपल हैव द, कुछ लोगों के पास जो भी है, फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस की, बट दे हैव नो डैश इन स्पीकिंग। तो अब इसमें हमारा 7 का जो ऑप्शन है वो है सेकंड, यानी कुछ लोगों में एप्टीट्यूड रुझान होता है, यानी उनके अंदर इच्छा होती है फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बट दे हैव नो इंटरेस्ट, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं होती है इन स्पीकिंग, बोलने में। तो केवल सीखने से ही काम नहीं चलेगा, यानी उसका आउटपुट भी आपका होना चाहिए। ओके डन है। सो आंसर हमारा 7 का क्या है, सेकंड। ओके डन है। इसमें और ऑप्शन बात करें, सी नंबर पे फर्स्ट लिखा है स्टैमिना। स्टैमिना मतलब होता है क्षमता, फंडनेस मतलब होता है किसी चीज़ की लाइकिंग, ठीक है। आई एम फंड ऑफ साइकिलिंग, तो मुझे साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना बहुत पसंद है। ओके डन। 8 नंबर लिखा है द इंक्रीजिंग रिवाइवल ऑफ ड्रामेटिक क्लासिक्स, यानी कि बढ़ता हुआ ड्रामेटिक क्लासेस का रिवाइवल इज टू वन क्रिटिक, किसी भी क्रिटिक के लिए, और फिर यहाँ पे ब्रेक। तो इस जो हमारा 2 कॉमा के बीच में बहुत बार बताया है, अगेन आई एम स्पीकिंग, कि जब भी ये मिलता है तो इसको कहते हैं केस इन एपोजिशन, और इसकी हिंदी निकालते समय सबसे पहले पढ़ा जाता है, यानी टू वन क्रिटिक, किसी भी आलोचक के लिए जो इंक्रीजिंग रिवाइवल है, यानी बढ़ता हुआ पुनर्जीवन है ड्रामेटिक क्लासिक्स का एज। अब हमें देखना है कि क्या चाहिए, और इट सीम्स टू हिम, इसको प्रतीत होता है कि एक साइन ऑफ, एक लक्षण है ऑफ द मॉडर्न थिएटर। तो 8th का जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट, यानी एज, क्लासिक का एज ऑस्पिशियस, बहुत शुभ बात है, और इट सीम्स, उसको प्रतीत हो रहा है कि ये एक तरह से लक्षण है किस चीज़ का, रिसर्जेंस ऑफ मॉडर्न थिएटर, कि हम लोग मॉडर्न थिएटर का रिसर्जेंस यानी उभर कर फिर सामने आना, रिटर्न समथिंग या ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी दैट हैज स्टॉप्ड, जो पहले रुक चुका था उस चीज़ को दोबारा रिवाइवल होना, वो आपका रिसर्जेंस। और यहाँ पे जो आपका ये रिवाइवल आया है वही आपको रिसर्जेंस से मैच कर रहा है, कि मतलब आंसर आपका सही है। ओके डन है। एनीमिया मतलब तो खून की कमी होती है, डिप्लोरेबल मतलब दयनीय होता है, अस्टाउंडिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाला, आस्टोनिशिंग का ये डिफिकल्ट वर्ड है, वाइटली मतलब होता है महत्वपूर्ण रूप से, और वाइटिलिटी, ठीक है, तो वाइटिलिटी मतलब हो गया आपका महत्वपूर्णता, नाउन हो गया, किसमें ITY लग जाएगा वो नाउन का काम करेगा। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास यानी अपोजिट आइडियाज़ को शो करना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझने से परे है, यानी आसानी से समझा नहीं जा सकता। डन है, गुड। तो आंसर हमारा ए है। 9 नंबर में आते हैं, तो वी मस्ट एक्सप्लोर, हमें जो है खोजना चाहिए, द सोर्सेस, द अपनी तरफ से बोल दिया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एज आवर सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब ही होता है जो हमारे पेट्रोलियम हैं या डीजल है, जो फॉसिल से क्रिएट होते हैं उन्हीं को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, हैज़ बीन। तो अब ये फॉसिल फ्यूल जो हो रहा है उसकी वजह से, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ऐसे आंसर की हम बात करें तो फर्स्ट में ज़रा देखते हैं कि वी मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्सेस,
कि हमें जो है एनर्जी के वैकल्पिक सोर्सेस को खोजना होगा क्योंकि आवर सप्लाई जो हो रही है मतलब पूर्ति है फॉसिल फ्यूल की हैज़ बीन डिप्लीट मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। तो ओके डन है। अब हम बाकी में बात करें तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो गया है। तो अगर ख़त्म हो गया है तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, यानी एट प्रेजेंट हम किसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और ए नंबर पे जो वर्ड मतलब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है नेचुरल, तो एक्सप्लोर नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ऑलरेडी ये जो फॉसिल फ्यूल है वो नेचुरल सोर्सेस ही तो है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बन पाएगा। और डी नंबर पे सफिशिएंट की बात करें तो अगर हमारे पास सफिशिएंट सोर्सेस हैं तो हमें क्या करना है, इंक्रीज बढ़ाने की ज़रूरत है सप्लाई की। तो हम कोई विक्रेता नहीं है जो यहाँ पर ऐसी बात कहेंगे। ओके, अगर हम विक्रेता होते तो हमारी ये बात सही होती, चूँकि हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर हैं यानी उपभोक्ता हैं। ध्यान दीजिएगा कहने का ऑप्शन क्या है, पेपर के टाइम पे माइंड कैसे काम करेगा, इस वे ऑफ क्या नाम है सेंस से आपको आंसर्स को सारे बताए जा रहे हैं। ओके डन है। तो आंसर हमारा 9th का क्या है, फर्स्ट। अब 10 टू द लास्ट लिखा है दिस पार्टी एक्सप्लेन्स, यह पार्टली मतलब ये थोड़ा पार्टली मतलब थोड़ा अंशतः एक्सप्लेन्स व्याख्या करता है कि हाउ द मेहरा फैमिली, मेहरा परिवार हैज़ बीन एबल समर्थ हो पाया है इट्स लेविश लाइफ स्टाइल। तो लेविश लाइफ स्टाइल का मतलब है कि बहुत आरामदायक यानी कि एडिशनल खर्चों वाला जीवन है ना बना पाया है इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में। और डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद दैट कि ऑल इट्स एसेट्स, उनके जितने भी संपत्ति थी हैव बीन, अब क्या हो गया, तो डिस्पाइट जब भी बात करेगा तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ऑप्शन में हम बात करें तो ऐसा जैसे कीप अप बनाए रखना और डिस्ट्रॉयड ये बन सकता है अपोजिट, डेवलप अटैक्ड बन सकता है अपोजिट, और कीप रिमूव अपोजिट, और एफोर्ड और लिक्विडेटेड अपोजिट। मतलब ये सारे ऑप्शन हमारे बहुत सही जा रहे हैं, यानी पहला पॉजिटिव दे रहा है और दूसरा हमारा नेगेटिव दे रहा है। अब हमें आंसर को कैच कराना है कि एसेट्स हैव बीन, जो संपत्ति थी वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉयड हो रखी है। फिर है एसेट्स हैव बीन अटैक्ड, तो अटैक्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। और क्या है, एसेट्स हैव बीन रिमूव्ड, ये रिमूव्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, यानी अगर बनता है तो हमारा ए बनेगा। ओके, तो अब हम ए से पढ़ते हैं कि दिस पार्टली एक्सप्लेन्स, ये बहुत कम बताता है कि हाउ द मेहरा फैमिली हैज़ बीन एबल, समर्थ हो पाए हैं टू कीप अप हिज लेविश लाइफ स्टाइल को इन रिसेंट टाइम्स को, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इस तथ्य के बावजूद कि उनके सारे जो एसेट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुके हैं। तो एसेट्स की बात करें तो वो डिस्ट्रॉयड होगा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है। अब हम सी ऑप्शन पे बात करें क्योंकि कुछ है तो देखना पड़ेगा क्या है। तो एफोर्ड मतलब होता है खर्चा सहन करना, इट्स लेविश लाइफ स्टाइल को मतलब आरामदायक जीवन यापन को, ओके डन है। और एसेट्स हैव बीन लिक्विडेटेड। अब बात आती है कि लिक्विडेट की मीनिंग क्या होती है, तो लिक्विडेट की मीनिंग होती है टू क्लोज अ बिजनेस, क्यों, बिकॉज इट वॉज नो मनी लेफ्ट, कि आपके पास कोई पैसा नहीं था। तो इस मीनिंग के आधार पे बात करें तो आपका जो आंसर हो जाएगा 10th का वो क्या हो जाएगा, सी। फिर से मैं बात करूंगा, अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज होगा, वर्ड का मीनिंग का एक्सप्लेनेशन कमी होगी, तो आपका पहला ऑप्शन एट द एग्जामिनेशन हॉल पड़ेगा। जब आपने अच्छे से पढ़ा रखा होगा, रिवाइज कर रखा होगा, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज समझ रखी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि एसेट्स हैव बीन लिक्विडेटेड, मतलब सारी संपत्तियां क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, है ना, बिजनेस उसका समाप्त हो चुका है, फिर भी वो लेविश स्टाइल को अफोर्ड कर रहा है, और ये चीज़ पार्टली एक्सप्लेन हो पा रहा है। ओके डन है। तो सो द आंसर ऑफ 10th वन इज सी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो।